ओके, सो वी हैव ऑलरेडी डन बायोकेमिस्ट्री। हमने बायोकेमिस्ट्री ऑलरेडी कर लिया है एंड नाउ इट्स टर्न फॉर फिजियोलॉजी। और ये लास्ट एफएमजी तक हम ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे। एफएमजी आने तक ये सारे कर लेंगे। आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस 10 days बिफोर इट, सो दैट वन रिवीजन मोर कैन बी डन। ठीक है, चलो सीएनएस एंड पीएनएस फिजियोलॉजी का आज देखते हैं। सीएनएस एंड पीएनएस फिजियोलॉजी में सबसे पहला जो क्वेश्चन है, अ मैन हैज ईटन 3 cones ऑफ आइसक्रीम। आफ्टर सम टाइम ही स्टार्ट्स फीलिंग कोल्डर इन हिज ईयर्स देन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी। सेंट्रल पार्ट ऑफ बॉडी से ज़्यादा उसके ईयर्स कोल्ड लग रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन। अभी ऊपर का पढ़ने का कोई ज़रूरत ही नहीं, नीचे एक लाइन में पूछ दिया है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। अब बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन तो कौन करता है, हमको ऑलरेडी वी ऑलरेडी नो, ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड है ही नहीं। ये जनरली क्या है, जनरली हमारा हाइपोथैलेमस है। बॉडी टेम्परेचर थर्मो रेगुलेशन जिसको हम बोलते हैं ना। मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ और देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या है। हाइपोथैलेमस किस किस को रेगुलेट करता है? हाइपोथैलेमस यानी कि थर्स्ट, हंगर, उसके बाद सटाइटी, थर्मो रेगुलेशन, रिवार्ड एंड पनिशमेंट, बायोलॉजिकल रिदम यानी कि सर्केडियन रिदम एंड सेक्सुअल बिहेवियर। ऑल दीज थिंग्स आर रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस दो चीज़ें होती है, पिनियल, पिनियल बोल रहा हूँ मैं, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ऑफ ग्लैंड्स बोलते हैं ना, मास्टर ऑफ ग्लैंड्स इज पिट्यूटरी ग्लैंड। इसी के साथ हाइपोथैलेमस जो दूसरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स। मास्टर ऑफ मास्टर यानी कि पिट्यूटरी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ नथिंग बट हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस के बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है बेसल गैंग्लिया। तो ये तो हमको सीधा सा क्वेश्चन था इसलिए हमने कर लिया। अब बेसल गैंग्लिया का थोड़ा फंक्शन वगैरह देख लेते हैं। बेसल गैंग्लिया क्या करता है, जनरली इट कंट्रोल्स द मसल टोन। दूसरा क्या करता है, रोल इन एराउजल मैकेनिज्म। तीसरा यानी कि ऑटोमेटेड एसोसिएटेड, जनरली यहाँ पे देखो मूवमेंट, ऑटोमेटेड एसोसिएटेड मूवमेंट। उसके बाद इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ मोटर एक्टिविटीज, दिस ऑल थिंग्स। ये सबसे मेन फंक्शन जो है इसी के अंदर ये ऊपर के सारे आते हैं कि इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ द मोटर एक्टिविटीज इज डन बाय बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया के डिफरेंट न्यूक्लियस के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी नीचे आएगा क्वेश्चन। लिम्बिक सिस्टम, अब लिम्बिक सिस्टम यानी कि जनरली इमोशनल सेंटर होता है और एक ऑल्फैक्शन सिस्टम भी इसी में होता है, ऑल्फैक्शन का। इमोशनल स्टेट, मेमोरी, मोटिवेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। थैलामस, थैलामस का क्या होता है, जनरली ये एक रिले सेंटर है। अब नीचे से जो भी ऊपर जाएंगे सेंसरी न्यूरॉन्स जो भी ऊपर जाएंगे दैट विल बी जनरली असेंडिंग, और वो असेंडिंग ट्रैक्ट सारे कहाँ से पास होकर जाएंगे, इट विल गो फ्रॉम जनरली द थैलामस। थैलामस को हम क्या बोलते हैं, रिले सेंटर। अब ऊपर से जो आएगा वो भी पहले क्या करेगा, थैलामस पे आएगा, उसके बाद पूरे बॉडी में जाएगा। सो ये एक नीचे से भी और ऊपर से भी मोटर और सेंसरी के लिए, दोनों के लिए क्या है, एक रिले सेंटर है जहाँ पर रिले होते हैं। ठीक है, और आगे इसको जनरली हम क्या कहते हैं, जनरली यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्टिविटी का भी सेंटर होता है एंड इट इज़ द क्वालिटी ऑफ सेंसेशन। इट जजेस द क्वालिटी ऑफ सेंसेशन, इट जजेस द क्वालिटी ऑफ सेंसेशन। आगे देखते हैं। A 62-year-old patient is brought to the emergency department following a suspected stroke. Upon assessment, it is noted that the patient is able to speak fluently. इसमें सबसे मेन कैच क्या है, the patient is able to speak fluently, but the words spoken by him lack coherent meaning. The words spoken by him, बोल रहा है but वो क्या बोल रहा है वो समझ नहीं आ रहा है, coherent meaning नहीं है, and he lacks understanding of commands given to him. Which type of aphasia is most likely present in this present? इन दिस पेशेंट। अब अफेजिया तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब देखो अफेजिया का अगर यहाँ पे बात है तो अफेजिया में थोड़ा हमको देख लेते हैं अफेजिया में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। अफेजिया का मतलब होता है लॉस और इम्पेयरमेंट ऑफ स्पीच ड्यू टू ब्रेन डैमेज। ब्रेन में डैमेज की वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ स्पीच। अफेजिया यानी कि एब्सेंस ऑफ फेजिया, दैट इज जनरली लॉस और इम्पेयरमेंट ऑफ स्पीच। इट इज ड्यू टू द डैमेज ऑफ स्पीच सेंटर्स। जनरली इट इज ड्यू टू द डैमेज इन स्पीच सेंटर्स इन द ब्रेन, इन द कॉर्टिकल एरिया, सेरेब्रल कॉर्टेक्स जिसको हम बोलते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जनरली मोटर एरियाज कौन कौन होते हैं, ब्रोकाज एरिया, एरिया नंबर 44 और 45। ये जनरली क्या करते हैं, कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व इन स्पीच। सो मेन स्पीच एरिया कौन सा है, ब्रोकाज एरिया। उसके बाद अपर फ्रंटल एरिया जो कि कंट्रोल्स द मूवमेंट्स इन्वॉल्व इन राइटिंग, राइटिंग में जनरली अपर फ्रंटल एरिया। सेंसरी एरिया, सेंसरी एरियाज में जनरली क्या होता है, सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया, एरिया नंबर 22, और सेकेंडरी विजुअल एरिया दैट इज एरिया नंबर 18। ये सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया क्या करता है, जनरली कंट्रोल्स इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑडिटरी स्टेशंस, है ना, ऑडिटरी सेंसेशंस, एंड कंसर्न टू द स्टोरेज ऑफ मेमोरीज ऑफ स्पोकन वर्ड्स। मैंने क्या बोला उसकी मेमोरी मुझे है, दैट इज ड्यू टू जनरली द सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी विजुअल एरिया, कंट्रोल्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ विजुअल सेंसेशंस एंड कंसर्न टू द स्टोरेज ऑफ मेमोरीज ऑफ विजुअल सिंबल्स। ठीक है, विजुअल सिंबल्स की मेमोरी यहाँ पे रहती है।
एक और एरिया होता है वर्निक्स एरिया। वर्निक्स एरिया जनरली इज कंसर्न्ड विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑडिटरी सेंसेशंस, अंडरस्टैंडिंग ऑडिटरी इन्फो एंड सेंडिंग इट टू द ब्रोकाज एरिया। ठीक है, ये चारों फंक्शंस हमको क्या करना है, याद करना है। इसमें से बहुत सारी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या बताया गया है कि जनरली स्पीक फ्लुएंटली बट द वर्ड्स स्पोकन बाय हिम लैक द कोहेरेंट मीनिंग। अब जो वर्ड आ रहा है ना, वो बोल रहा है कुछ बस, बट उसका क्या हो रहा है, मीनिंग नहीं आ रहा है। मीन्स इट इज जनरली अ डैमेज ड्यू टू वर्निक्स अफेजिया। ये क्या है, और वर्निक्स एरिया में जनरली प्रॉब्लम होने के कारण दिस इज वर्निक्स अफेजिया, स्पीच विदाउट मीनिंग। अभी नेक्स्ट देखो, ब्रोकाज अफेजिया अगर होगा तो उसमें एक बज वर्ड क्या कैच करना है हमको, नॉन फ्लुएंट स्पीच होगा उसमें, देयर विल बी नॉन फ्लुएंट स्पीच। एंड एनोमिक अफेजिया मीन्स जनरली, एनोमिक मतलब नाम नहीं कर सकते चीज़ों को। जो जैसे मैं इसको बोल सकता हूँ, अगर मैं अभी ये देखूँ तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये पेन है, बट ये तो डेली के यूज के चीज़ें है। बट अगर मैं एनोमिक अफेजिया जिसको, उसको अगर ये दिखाऊं और उसने यूज किया है इसको, फिर भी वो नहीं बता पाएगा कि ये क्या है। दिस इज एनोमिक अफेजिया। आगे देखते हैं। ऑफ 25-year-old पेशेंट आफ्टर हेड ट्रॉमा प्रेजेंटेड टू द ईआर, ही वाज फाउंड टू हैव नॉर्मल हैंडराइटिंग एंड कुड कॉपी शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। हैंडराइटिंग नॉर्मल है ना, एंड क्या है, कॉपी द शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, बट कुड नॉट स्पीक। मेन बज वर्ड यहाँ पे क्या है, कुड नॉट स्पीक, स्पीक नहीं कर पा रहा। सो दिस इज जनरली मेन एरिया में ही प्रॉब्लम होगा, जो कि ब्रोकाज एरिया है, दैट इज ब्रोकाज एरिया। वर्निक एरिया में अगर प्रॉब्लम होता है तो हैंडराइटिंग और शेप्स में प्रॉब्लम होता है, जो कि यहाँ पे नहीं है। आर्कुएट फस्किकुलस में होता है तो एबिलिटी ऑफ रेपिटेशन लॉस्ट हो जाता है। जैसे मैं बोलूँगा कि बोलो राम, है ना, तो सामने वाला बोलेगा राम, है ना, रिपीट करेगा। ये जो रिपीटेशन है, अगर किसी को अगर आर्कुएट फास्किकुलस में जनरली प्रॉब्लम है, देन ही कैन नॉट रिपीट द वर्ड, सो देयर विल बी लॉस ऑफ द एबिलिटी ऑफ रेपिटेशन इन आर्कुएट फास्किकुलस डैमेज। नेक्स्ट देखते हैं, अ पर्सन विथ head injury is admitted to ER with GCS, Glasgow Coma scale of 8/15. NCCT head is scheduled, which is not correct about the Cushing reflex। यहाँ पे Cushing reflex मेन क्वेश्चन क्या है, Cushing reflex। अभी देखिए, कुशिंग रिफ्लेक्स जनरली क्या है कि इट, कुशिंग रिफ्लेक्स जो होता है ना, दैट इज जनरली कंसर्न विद द बैरो रिसेप्टर्स इन द ब्लड वेसल्स। जो बैरो रिसेप्टर्स है ब्लड वेसल में, इट इज कंसर्न विद दैट। अब कीमो रिसेप्टर्स जनरली अगर हम देखें तो जीआई ट्रैक्ट्स में मेनली देखे जाते हैं, और ऑस्मो रिसेप्टर अगर जनरली देखें तो कहाँ होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट और ब्रेन में होता है। और बैरो रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं जनरली, दिस इज प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल। सो यहाँ पे देखो, ट्रिगर इज फॉल इन सेरेब्रल परफ्यूजन, एक्टिवेशन ऑफ कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर, ठीक है, ब्लड वेसल्स में होते हैं। वाइडनिंग ऑफ पल्स प्रेशर, ठीक है। एबोलिश बाय ब्लॉकेड ऑफ कीमो रिसेप्टर, नहीं, ये कीमो रिसेप्टर को ब्लॉक करता ही नहीं है। इट इज जनरली कंसर्न विथ बैरो रिसेप्टर, सो दिस इज जनरली 213 का डी नंबर, ये रॉन्ग है। ब्राउन सिक्वाड सिंड्रोम लीड्स टू डैमेज, ये हमने, अगर आपने एलआरआर किया होगा जनरली आजम सर का, है ना, आजम सर का, तो वहाँ पर भी ब्राउन सिक्वाड सिंड्रोम के बारे में उन्होंने बहुत इजीली एक बहुत छोटा सा एक डायग्राम बता के उन्होंने बताया था। ब्राउन सिक्वाड सिंड्रोम में जनरली क्या होता है ना, ये ब्राउन सिक्वाड सिंड्रोम जनरली हमको फिजियोलॉजी, एनाटमी और हमको सर्जरी के तरफ भी, जो फंक्शनल एनाटमी वगैरह होते हैं वहाँ पर भी हमको ये पूछा जा सकता है। अब यहाँ देखो, ब्राउन सिक्वाड सिंड्रोम लीड्स टू डैमेज टू, कैसे डैमेज, कुन नर्व्स के डैमेज से ये हो सकता है। अभी देखो, असेंडिंग सेंसरी है ना, और डिसेंडिंग मोटर। अभी सिंपल समझो, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझना नहीं। असेंडिंग मोटर, असेंडिंग सेंसरी यानी कि जो नीचे से ऊपर जा रहा है, तो असेंडिंग कौन जाएगा, अभी साइड से लेके ऊपर जा रहा है, यानी कि सेंसरी नर्व ही होगा वो ऑफ कोर्स। और जो ऊपर से लेके आ रहा है, जो ऊपर से लेके आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, तो कॉर्टेक्स से आ रहा है वो, कॉर्टेक्स से कॉर्टिको, और नीचे स्पाइनल, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट उसको हम बोल देंगे। सो दिस विल बी आवर आंसर, असेंडिंग सेंसरी एंड डिसेंडिंग मोटर पाथवेज इन स्पाइनल कॉर्ड। अभी देखो, असेंडिंग सेंसरी क्या होता है, डॉर्सल कॉलम और वेंट्रोलैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। उसके बाद डिसेंडिंग मोटर में क्या होता है, तो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। डिसेंडिंग मोटर यानी कि कॉर्टिक्स, ब्रेन के कॉर्टेक्स से कहाँ आ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ऊपर से नीचे आ रहा है, जैसे डिसेंडिंग फाइबर। कभी कभार तो यही क्वेश्चन पूछ देता है, एनाटॉमी में तो यही क्वेश्चन पूछ देता है, which of the following is ascending and which of the following is descending करके पूछ देता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें जनरली क्या होता है, थोड़ा और ब्राउन सिक्वाड सिंड्रोम का समझ लेते हैं, कि इप्सिलेटरल लॉस ऑफ एडवांस सेंसेज, जिस साइड पे गया है उसी साइड का क्या होगा, जनरली एडवांस सेंसेज लॉस हो जाएंगे, है ना, जैसे कि फाइन टच, दो चीज़ों में जो 2 पॉइंट डिफरेंशिएशन होता है वो लॉस हो जाएगा। उसके बाद कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ टच, प्रेशर, पेन एंड टेम्परेचर, यानी कि जनरल सेंसेस जो होते हैं, टच, प्रेशर, पेन और टेम्परेचर, वो कौन सा साइड का लॉस होगा, अपोजिट साइड, कॉन्ट्रा लेटरल साइड। मानो इस साइड डैमेज हुआ तो इस साइड का लॉस होगा, ठीक है। सो ये जनरली हमको ब्राउन सिक्वाड सिंड्रोम में याद रखना है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं हम जनरली आगे, अ पेशेंट हु सफर्ड फ्रॉम ए स्ट्रोक प्रेजेंट्स ऑन द सेकेंड डे विद द फ्लेलिंग ऑफ लिम्स। यहाँ पे मेजर वर्ड किसको ध्यान देना है, फ्लेलिंग ऑफ लिम्स, व्हिच एरिया कुड हैव प्रोबेबली डैमेज्ड इन दिस केस।
फ्लेलिंग ऑफ लिम्स हुआ है, ये जनरली हमको क्या है, वी हैव टू डील दिस विथ, अभी हमने पढ़ा था ना ऊपर, बेसल गैंग्लिया में, जनरली बेसल गैंग्लिया के न्यूक्लियसेस के बारे में अगर हमको पता हो तो ये हम कर सकते हैं। फ्लेलिंग ऑफ लिम्स, अभी देखो बेसल गैंग्लिया जनरली क्या करता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को इनहिबिट करता है, पर अगर वहीं पे डैमेज हो गया तो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स क्या होगा, रिपीटेडली होगा। अब देखो कॉर्डेट न्यूक्लियस में अगर डैमेज हो गया, कॉर्डेट न्यूक्लियस और प्यूटामेन में डैमेज हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिएटम भी बोलते हैं, कलेक्टिवली अगर हम इसको बोले तो यू कैन कॉल इट एज स्ट्रिएटम। सो अगर कॉर्डेट न्यूक्लियस और प्यूटामेन में डैमेज है देन इट विल बी कोरिया, फ्लिकिंग मूवमेंट्स, नॉट फ्लेलिंग, इट्स फ्लिकिंग मूवमेंट, जो कि कोरिया होता है। अब इसके बाद देखो ग्लोबस पैलिडस, ग्लोबस पैलिडस में अगर डैमेज हो गया दैट विल लीड टू एथियोटोसिस, जो कि डांस लाइक मूवमेंट, रिथिंग, WRITHING, रिथिंग और डांस लाइक मूवमेंट। सब्सटेंशिया नाइग्रा, सब्सटेंशिया नाइग्रा में अगर प्रॉब्लम हो गया, हम सबको पता है दैट विल लीड टू पार्किंसन डिजीज। उसके बाद सब थैलेमिक न्यूक्लियाई, सब थैलेमिक न्यूक्लियाई में अगर डैमेज हो गया दैट विल लीड टू हेमीबैलिस्मस, जिसको हम फ्लिंगिंग और रेलिंग मूवमेंट भी बोलते हैं, फ्लिंगिंग और रेलिंग मूवमेंट, VVI, दिस इज VVI, इसमें से तो एक क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब चलिए देखते हैं नीचे, अ पेशेंट हु सफर्ड फ्रॉम स्ट्रोक प्रेजेंट्स ऑन द सेकंड विथ फ्लेलिंग, अब यहाँ पे फ्लेलिंग ऑफ लिम्स है तो सिंपली हमने अभी पढ़ा कि ये कहाँ पे होता है, जनरली ड्यू टू डैमेज इन द सब थैलेमिक न्यूक्लियाई ऑफ बेसल गैंग्लिया, ठीक है। हेमीबैलिस्मस मूवमेंट और हेमीबैलिज्म करके भी इसको दिया जा सकता है, ठीक है। अभी ग्लोबस पैलिडस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एथियोटोसिस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एथियोटोसिस, है ना, एथियोटोसिस। कॉर्डेट न्यूक्लियस में अगर हो गया और प्यूटामेन में हो गया तो क्या हो जाएगा, कोरिया हो जाएगा। सब्सटेंशिया नाइग्रा में हो जाएगा तो हमको सबको पता है कि पार्किंसन डिजीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पार्किंसन डिजीज। आगे देखते हैं, रेसिस्टेंस अगेंस्ट पैसिव स्ट्रेच, ये एक लाइन का क्वेश्चन है, इसको याद ही कर लेना। रेसिस्टेंस अगेंस्ट पैसिव स्ट्रेच इज कॉल्ड एज टोन, हम पढ़ते हैं ना, टोन ऑफ द बॉडी, है ना, इक्विलिब्रियम इन बॉडी को इक्विलिब्रियम में मेंटेन करने के लिए, पोस्चर मेंटेन करने के लिए, टोन मेंटेन करने के लिए। सो व्हाट इज द टोन, द टोन इज नथिंग बट द पैसिव, रेसिस्टेंस अगेंस्ट द पैसिव स्ट्रेच इज कॉल्ड एज टोन। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, ये टोन, रिजिडिटी और फ्लेक्सिडिटी, स्पास्टिसिटी, ये सब बहुत ज़्यादा पूछते हैं। रिजिडिटी का मतलब होता है एक्स्ट्रा पिरामिडल डिजीज, पार्किंसन में होता है ये रिजिडिटी, मतलब रिजिड हो जाएगा, है ना, जो मूवमेंट्स होते हैं वो रिजिड होते हैं। जनरल रिजिडिटी इन द मसल्स इज सीन इन एक्स्ट्रा पिरामिडल डिजीजेज लाइक पार्किंसन। स्पास्टिसिटी अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज में, ठीक है। और पैराटोनिया मतलब अनेबल टू रिलैक्स ड्यूरिंग पैसिव मूवमेंट, अनेबल टू रिलैक्स ड्यूरिंग पैसिव मूवमेंट, और ये जनरली डिमेंशिया वाले कंडीशन में देखे जाते हैं। व्हिच स्ट्रक्चर कनेक्ट्स द ब्रोकाज एरिया एंड वर्निक्स एरिया, ब्रोकाज एरिया और वर्निक्स एरिया, एक स्पीच का एरिया है और एक जनरली हमने अभी पढ़ा था यहाँ पे वर्निक्स के, है ना। वर्निक्स ने जनरली क्या करना है, कंसर्न विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑडिटरी सेंसेशंस, अंडरस्टैंडिंग ऑडिटरी इन्फो एंड सेंडिंग इट टू ब्रोकाज एरिया। अब ब्रोका में सेंड करता है वर्निक्स, तो जनरली उसके लिए कनेक्शन तो होना चाहिए, तो वर्निक्स और ब्रोका में जो कनेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वही यहाँ पे पूछा गया है। सो ब्रोकाज एरिया एंड वर्निक्स एरिया इज कनेक्टेड विद आर्कुएट फास्किक्यूलस, आर्कुएट फास्किक्यूलस। और अगर इसमें डैमेज हो गया तो जनरली इट विल लीड टू कंडक्शन एफेजिया, क्योंकि कंडक्ट नहीं हो पाएगा चीज़ें, कंडक्ट नहीं हो पाएंगी चीज़ें, सो दैट विल लीड टू कंडक्शन एफेजिया। आगे देखते हैं, रिवार्ड सेंटर इन द ब्रेन इज, अभी ऊपर हमने पढ़ा था रिवार्ड सेंटर, रिवार्ड सेंटर जनरली क्या है, दिस इज हाइपोथैलेमस में होता है रिवार्ड सेंटर, एंड दैट इज प्रेजेंट इन द वेंट्रल टेगमेंटल एरिया। हाइपोथैलेमस के कौन से एरिया में, रिवार्ड और पनिशमेंट दोनों सेंटर होते हैं, बट रिवार्ड सेंटर इज जनरली प्रेजेंट इन द वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया। एडिक्शन सेंटर कहाँ होता है, न्यूक्लियस एक्यूम्बियंस, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। व्हिच पार्ट ऑफ थैलेमस इज रिलेटेड टू मोटर कंट्रोल, मोटर कंट्रोल में कौन सा पार्ट रिलेटेड है, मोटर कंट्रोल यानी कि देखो वेंट्रोलैटरल एंड थैलेमस जो है, वेंट्रोलैटरल थैलेमस एंड वेंटेरो एंटेरियर न्यूक्लियाई, दिस इज रिलेटेड टू मोटर कंट्रोल। वेंट्रल पोस्टेरोमीडियल एंड वेंट्रल पोस्टेरोलैटरल, दिस इज रिलेटेड टू रिले सोमैटोसेंसरी इन्फो टू पोस्ट सेंट्रल गायस, पोस्टेरियर सेंट्रल गायस, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, इन ए केस अ स्मॉल स्टिमुलस कॉजेज मोर पेन, थोड़ा सा स्टिमुलस, ऐसे मैंने किया, थोड़ा सा ऐसे छुआ, बहुत ज़्यादा पेन हो, ये तो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि अगर किसी को आप चींटी काटोगे तो वो मरने की जैसे पेन तो नहीं होगा उसमें। अगर ऐसा हो रहा है कि थोड़े से स्टिमुलस पे भी ज़्यादा पेन हो रहा है, सो इन अ केस स्मॉल स्टिमुलस कॉजेज मोर पेन, इट इज कॉल्ड एज हाइपर अल्जेसिया। अल्जेसिया का मतलब यानी कि पेन, है ना, एल्जेसिया का मतलब पेन, और हाइपर यानी कि थोड़े से स्टिमुलस में ज़्यादा पेन, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी तो हमने पैथो में पढ़ रखा है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस 4 टाइप, हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बट अभी उसमें मैं नहीं जाऊँगा। यहाँ पे देखो कॉजालिया, कॉजालिया का जनरल क्या होता है, सीवियर बर्निंग पेन इन अ लिम्ब कॉज्ड बाय इंजरी टू पेरिफेरल
नर्व। पेरिफेरल नर्व में अगर इंजरी हो गया दैट विल लीड टू सिवियर बर्निंग पेन इन अ लिम्ब, सिवियर बर्निंग पेन इन अ लिम्ब। ये थोड़ा सा जैसे डायबिटिक पेशेंट है और ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो ओबीज पेशेंट है वो कभी कभार आपके सामने लेके आते हैं, एक कंप्लेन लेके आते हैं कि जनरली मुझे क्या हो रहा है कि थाई पे क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। वहाँ का जो नर्व होता है जनरली दैट बहुत ज़्यादा क्या होता है, फैट होता है उन लोगों में, है ना। फैट के कारण से क्या होता है, बेली बहुत ज़्यादा, एब्डोमेन बहुत ज़्यादा बाहर तक आया हुआ था और एब्डोमेन क्या कर रहा था, नीचे जब वो आ जाता है इट विल प्रेस द जनरली क्या था नर्व इन द थाई, और उसके कारण से उसको बर्निंग सेंसेशन भी होते रहता है। डायबिटीज़ में भी हम ये पढ़ते हैं, डायबिटीज और ओबेसिटी के टॉपिक में भी। दूसरा इज एलोडाइनिया। एलोडाइनिया इज पेन ड्यू टू स्टिमुलस विच यूजुअली डज नॉट कॉज पेन। जो चीज़ हमको पेन नहीं कॉज कर सकती उससे भी पेन हो रहा है। अभी जनरली जैसे अब कोल्ड एयर आ रहा है एसी से, पंखा चल रहा है तो पंखे की जो हवा आ रही है या फिर जो एसी से हवा आ रहा है उससे भी हमको पेन होता है ना। दैट इज जनरली एलोडाइनिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग स्लीप व्हिच हार्मोन इज इंक्रीज। स्लीप के टाइम पे कौन सा हार्मोन इंक्रीज होता है? स्लीप के टाइम पे जनरली क्या होता है, यहाँ पे ये देखो गावा भी इंक्रीज होता है, गावा इनहिबिटरी है ना, इट इंक्रीजेज इन स्लीप, है ना। आरईएम स्लीप में इंक्रीज होता है, बट यहाँ पे बेस्ट आंसर क्या होगा, एसीएच होगा। क्या होगा? एसीएच, स्टाइल कोलाइन, जो कि आरईएम स्लीप में क्या होता है, इंक्रीज होता है। सो बेस्ट आंसर विल बी एसीएच। अब ये सेरोटोनिन क्या होता है, फ्रॉम रैफिन न्यूक्लियस, इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रैफिन न्यूक्लियस एंड इट इंक्रीजेज wakefulness। स्लीप में होता ही नहीं, ठीक है। सो जनरली द आंसर विल बी एसीएच। व्हिच इज ट्रू अबाउट स्लीप साइकिल। स्लीप साइकिल के बारे में सबसे बेहतरीन आंसर यहाँ पे कौन सा है? REM is half of sleep cycle. नहीं, REM constitutes of only 20%. Muscle tone is absent in REM sleep. देखो muscle tone absent in REM sleep होता है, ये राइट है स्टेटमेंट, बट दो चीजें हमको याद रखनी है, एक्सेप्ट फेसियल एंड एक्स्ट्राक्युलर मसल, दीज मसल्स आर स्टिल एक्टिव। अब नेक्स्ट देखो, NREM इज 25% ऑफ द स्लीप साइकिल। नहीं, ये तो 80% होता है। मसल टोन भी इसमें प्रेजेंट होता है। मसल टोन इज एब्सेंट इन NREM स्लीप। नहीं, इसमें तो क्या होता है, मसल टोन इज प्रेजेंट। सो यहाँ पे बेस्ट आंसर विल बी बी, ठीक है। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ ब्रेन। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर अभी देखो, एसिटाइल कोलिन एंड नॉर एड्रेनालिन इज द एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि गाबा एंड डोपामिन, डोपामिन एंड गाबा आर इनहिबिटरी। अब ये देखो ग्लूटा, यहाँ पे देखो ग्लूटा, गाबा, ग्लूटामेट, एस्पार्टेट और ग्लाइसिन। एस्पार्टेट जो होता है एक्साइटेटरी होता है, ग्लाइसिन जो होता है इनहिबिटरी होता है और ग्लूटामेट जो होता है एक्साइटेटरी। तो एस्पार्टेट और ग्लूटामेट के बीच में अगर हमको देखना है तो जनरली ग्लूटामेट 90% से ज़्यादा जगह पे ये क्या होता है, जनरली एक्साइटेटरी होता है। द बेस्ट आंसर ऑलवेज विल बी ग्लूटामेट, नॉट अ पार्ट ऑफ बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया का पार्ट कौन सा नहीं है, बेसल गैंग्लिया हमने अभी ऊपर पढ़ा था जनरली। देखो ये स्ट्रिएटम, स्ट्रिएटम तो जनरली क्या होता है, कॉडेट प्लस प्यूटामेन, कॉडेट प्लस प्यूटामेन इज इक्वल्स टू स्ट्रिएटम, हमने ऊपर ही पढ़ा था, है ना। सब फॉर्निकल ऑर्गेन, जी नहीं ये नहीं, ये जनरली क्या है, वेंट्रल सरफेस ऑफ फॉर्निक्स है। वेंट्रल सरफेस ऑफ फॉर्निक्स पे सब फॉर्निकल रीजन है, फॉर्निक्स के नाम से ही सब फॉर्निकल रीजन आया। कॉडेट न्यूक्लियस ऑफ कोर्स प्रेजेंट होता है और लेंटिकुलर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अभी नहीं कर सकते। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विथ अपर मोटर न्यूरोनल लीजन एक्सेप्ट, अपर मोटर न्यूरोनल लीजन एक्सेप्ट क्या है, यहाँ पे देखो फास्ट, ये हाइपरटोनिया होता है, बबिन्स्की होता है, हाइपर एक्टिव स्टिमुलेशन, फास्किकुलेशंस जनरली इट इज प्रेजेंट इन द लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, ट्रू अबाउट गाबा। गाबा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है? नहीं है, इनहिबिटरी है। इनहिबिटरी में कौन कौन से पढ़ते हैं, गाबा, ग्लाइसिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, ये सब इनहिबिटरी है। इनहिबिटरी टू न्यूरॉन, गाबा इज इनहिबिटरी टू न्यूरॉन। चलो आगे देखते हैं। अ 65-year old पेशेंट प्रेजेंटेड इन मेडिसिन ओपीडी विथ रेस्टिंग ट्रेमर। अभी ट्रेमर के बारे में, इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा, ट्रेमर के बारे में। अभी जनरली पहले क्वेश्चन देखते हैं, ट्रेमर, रिजिडिटी एंड लॉस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। क्लियर कट कोई भी बना देगा, कोई भी मेडिको बना देगा इसका डायग्नोसिस। रेस्टिंग ट्रेमर है प्लस रिजिडिटी है, कॉग व्हील रिजिडिटी भी हमने पढ़ा था, है ना। रिजिडिटी एंड लॉस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, सिंपल सा इसका बन रहा है जनरली कि ये पार्किंसन के सिम्टम्स दिख रहे हैं, है ना। अब इसमें जनरली पूछा गया व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन कॉमनली इन्वॉल्व्ड इन दिस पेशेंट। तो इस पेशेंट में कौन सा जनरली क्या है पार्ट इन्वॉल्व है, दैट इज द बेसल गैंग्लिया, जिसमें सब्सटेंशिया नाइग्रा, है ना, सब्सटेंशिया नाइग्रा, सब्सटेंशिया नाइग्रा में जनरली डिजेनरेशन होता है। अब यहाँ पे देखो, दिस फ्लैपिंग ट्रेमर इज कॉज्ड इन इंसेफेलोपैथी। इंसेफेलोपैथी है तो कैसे ट्रेमर होंगे, फ्लैपिंग ट्रेमर। सेरेबेलार इंजरी है, सेरेबेलम में इंजरी है, दैट इज इंटेंशनल ट्रेमर। पार्किंसन डिजीज में रेस्टिंग ट्रेमर और एंजाइटी में कॉन्टिन्यूअस ट्रेमर होगा। एंजाइटी में कॉन्टिन्यूअस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर बोथ मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। आगे देखते हैं,
ब्रेन कंटेंट्स व्हिच न्यूरोट्रांसमीटर, ब्रेन में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ब्रेन में जनरली टाइरोसिन नहीं, सेरिन नहीं, ट्रिप्टोफैन, ग्लूटामेट, हमने अभी पढ़ा था कि ये क्या है, एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर है। क्लास्प नाइफ इफेक्ट इज सीन, क्लास्प नाइफ इफेक्ट जनरली किस में देखा जाता है, स्पास्टिसिटी में देखा जाता है। स्पास्टिसिटी जिसको हम क्या बोलते हैं, लेंथनिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। रिबाउंड फिनोमिनन, ज्ञानंग में इसके लिए एक वर्ड ये दिया गया है, लेंथनिंग रिएक्शन करके। रिबाउंड फिनोमिनन इज सीन ड्यू टू, रिबाउंड फिनोमिनन इज सीन ड्यू टू, रिबाउंड फिनोमिनन क्या है कि मूवमेंट ऑफ लिम्ब इन वाइड आर्क इन सेरेबेलर लीजन, अगर सेरेबेलर लीजन है तो वाइड आर्क में मूवमेंट होगा लिम्ब का, दैट इज नथिंग बट रिबाउंड फिनोमिनन, एंड दैट इज हमने अभी पढ़ा कि कहाँ होगा, सेरेबेलर लीजन में, सो डैमेज टू सेरेबेलम। फर्स्ट रिफ्लेक्स टू रीअपियर आफ्टर स्पाइनल शॉक, स्पाइनल शॉक के बाद जो फर्स्ट रिफ्लेक्स रीअपियर होता है दैट इज नथिंग बट विथड्रॉल रिफ्लेक्स। कॉर्पस स्ट्रिएटम इज फॉर्म्ड बाय, कॉर्पस स्ट्राइएटम इज फॉर्म्ड, अभी हमने पढ़ा था ऊपर, प्यूटामेन है ना, और जनरली ग्लोबस पैलिडस, दो न्यूक्लियस हमने पढ़े थे बेसल गैंग्लिया के, दैट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स कॉर्पस स्ट्रिएटम, सो कॉर्डेट एंड प्यूटामेन, ठीक है, कॉर्डेट एंड प्यूटामेन। ट्विच ऑफ अ सिंगल मोटर यूनिट, एक सिंगल मोटर यूनिट का ट्विच होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, फास्किकुलेशन बोलेंगे। कोरिया क्या है, फ्लिकिंग मूवमेंट, और जनरली सीन इन द डैमेज टू कॉर्पस स्ट्रिएटम एरिया ऑफ बेसल गैंग्लिया। ग्लोबस पैलिडस एंड प्यूटामेन आर प्रेजेंट इन, ग्लोबस पैलिडस एंड प्यूटामेन ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सेरेबेलम, पॉन्स, थैलेमस या बेसल गैंग्लिया, ऑफ कोर्स बेसल गैंग्लिया। हमने अभी पढ़ा ग्लोबस पैलिडस एंड प्यूटामेन है ना, अभी हमने ऊपर पढ़ा ग्लोबस पैलिडस है ना, और प्यूटामेन, इट इज जनरली कॉल्ड एज, टुगेदर कॉल्ड एज कॉर्पस स्ट्रिएटम, और एक न्यूक्लियस है कहाँ का, जनरली बेसल गैंग्लिया का। फैंटम लिम्ब फिनोमिना, फैंटम लिम्ब फिनोमिनन क्या है, मानो मेरा ये हाथ कट चुका है, ये हाथ मेरे पास नहीं है ना, या फिर जो सामने वाला पेशेंट है उसका हाथ है नहीं, लिम्ब एम्प्यूटेटेड है, पर वो डॉक्टर के पास आके बोलेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। डॉक्टर पूछेगा कहाँ पे पेन हो रहा है, वो बोलेगा मेरे बाएं हाथ में पेन हो रहा है। डॉक्टर बोलेगा दिखाओ बायां हाथ, जब दिखाएगा तो वहाँ पे तो हाथ ही नहीं, वो इट इज ऑलरेडी जनरली क्या है कि एम्प्यूटेटेड है, बट वो बोल रहा है कि मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है, तो हम जनरली क्या समझेंगे, इसको कोई बीमारी है क्या, ये मेंटल बीमारी है क्या इसको कोई, है ना, ऐसे सोचेंगे, बट नॉट। इसी को हम क्या बोलते हैं, फैंटम लिम्ब फिनोमिनन, कि जनरली वो पार्ट प्रेजेंट नहीं है, बट उस पार्ट में, उस पार्ट का जो एरिया जो ब्रेन में है वो अभी भी एक्टिव है। जैसे हमारे हर बॉडी के लिए एक एरिया है ब्रेन में जो कि काम करता है उस पार्ट का सेंसेशन के लिए, है ना, बट अब जनरली क्या है कि ये लिम्ब है नहीं, लिम्ब ऑलरेडी एम्प्यूट करके हटा दिया गया, किसी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या फिर कुछ हुआ था जिसके कारण वहां से क्या कर दिया, हटा दिया गया, बट वो जो एरिया जिसमें इसका सेंसेशन जाता था ब्रेन में अभी भी एक्टिव है, एंड दैट इज अगेन सेंडिंग द मैसेज कि मुझे पेन हो रहा है यहाँ पे। That is nothing but phantom limb phenomenon, pain in an amputated limb. This is explained by law of projection. ठीक है, this is explained by law of projection. ग्लाइसिनर्जिक इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन इन स्पाइनल कॉर्ड, ग्लाइसिनर्जिक इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन, दैट इज नथिंग बट रेनसॉ सेल। क्या है, रेनसॉ सेल। अभी देखो पर्किंजे सेल क्या है, तो इन सेरेबेलर कॉर्टेक्स द बिगेस्ट न्यूरॉन ऑफ सीएनएस, सेरेबेलर कॉर्टेक्स के जो 3 लेयर होते हैं और वहाँ पे 5 सेल्स हमने पढ़े हैं ना, सो पर्किंजे सेल क्या है, उनमें से सबसे बिगेस्ट है। बास्केट सेल क्या है, मॉलिक्यूलर लेयर में मिलता है जनरली ऑफ सेरेबेलर कॉर्टेक्स, और गोल्गी सेल क्या है, ग्रेन्युलर लेयर ऑफ सेरेबेलम में। अभी देखो ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर प्रेजेंट, ये सेरेबेलर कॉर्टेक्स के बहुत ज़्यादा एनाटॉमी में भी पूछी जाती है ये चीज़ें, तो इसको पढ़ लेते हैं। ये पास्ट ईयर क्वेश्चन तो शायद नहीं है, बट जनरली ये क्या है, एनाटॉमी में भी पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको देख लेते हैं। प्रेजेंट इन द सेरेबेलर कॉर्टेक्स, सेरेबेलर कॉर्टेक्स में देखो यहाँ पे आउटर है ना, आउटर क्या होता है, आउटर लेयर को मॉलिक्यूलर बोलते हैं, मिडल लेयर को पर्किंजे लेयर बोलते हैं, और ग्रेन्युलर लेयर को क्या बोलते हैं, ग्रेन्युलर, ग्रेन्युलर लेयर ही बोलते हैं, ठीक है, इनर मोस्ट, आउटर, मिड और इनर। अब देखो आउटर में जो मॉलिक्यूलर लेयर है उसमें क्या होते हैं, स्टीलेट सेल्स होते हैं, बास्केट सेल्स होते हैं, ठीक है। अब पुरकिंजे लेयर्स में क्या होते हैं, पर्किंजे सेल्स होते हैं। ग्रैन्युलर लेयर्स में क्या होता है, ग्रैन्युलर सेल प्लस गोल्गी सेल्स, यानी कि 3 लेयर, आउटर, मिडल और ग्रैन्युलर, और जनरली जिसमें क्या होता है 5 सेल, टोटल 5 सेल्स आर प्रेजेंट, स्टीलेट, बास्केट, पर्किंजे, ग्रैन्युलर एंड गोल्गी सेल्स। अब देखो स्टीलेट, बास्केट, एक देखो ग्रैन्युलर सेल छोड़ के बाकी जितने भी सेल है दे ऑल आर इनहिबिटरी, दे ऑल आर इनहिबिटरी एक्सेप्ट वन इज एक्साइटेटरी एंड दैट इज ग्रैन्युलर सेल्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो बाइपोलर सेल्स जनरली कहाँ होते हैं, बाइपोलर सेल इज प्रेजेंट इन रेटाइना, सो जनरली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर प्रेजेंट इन सेरेबेलर कॉर्टेक्स, सेरेबेलर कॉर्टेक्स में ग्रैन्युलर भी होता है, गोल्गी भी होता है, पर्किंजे हमने अभी देखा कौन कौन से लेयर में होता है वो भी हमने देख लिया। पोस्टेरियर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कंटेन्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरिया, पोस्टेरियर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स
दैट कंटेंट्स ब्रोकाज एरिया। वर्निक्स एरिया कहाँ होता है? पोस्टेरियर सुपेरियर एरिया में। लिम्बिक एसोसिएशन एरिया यानी कि एंटीरियर टेम्पोरल एरिया में। ऑडिटरी एरिया इज प्रेजेंट इन, ऑडिटरी एरिया जनरली कहा होता है? सुपेरियर टेम्पोरल गाइरस में होता है। which is the longest duration in NREM स्टेज? NREM नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज है ना। स्टेज 1 में क्या होते हैं? थीटा वेव्स होते हैं। स्टेज 3 में डेल्टा वेव्स होते हैं। 4 to 7 हर्ट्ज के थीटा वेव्स स्टेज 1, 1 to 3 हर्ट्ज डेल्टा वेव इन स्टेज 3, और स्टेज 2 जो होता है वो सबसे लंबा फेज होता है, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन, यानी कि ऑलमोस्ट अगर 100% अगर हम NREM को ले तो उसमें से 55% कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? स्टेज 2। और स्टेज 2 कितना होता है? जनरली 8 to 12 हर्ट्ज का होता है, और इट इज एसोसिएटेड विथ के कॉम्प्लेक्स। के कॉम्प्लेक्स EEG पे हम देख सकते हैं। टीथ ग्राइंडिंग इज सीन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्लीप? अभी देखो, जनरली टीथ ग्राइंडिंग हो गया, ये सब चीजें REM और NREM के कुछ प्रॉब्लम्स है जो है ना, उसमें हम देखते हैं। जैसे स्लीप वॉक, सोमनाब्यूलिज्म किस में होता है? NREM 3 4 स्टेज, 3 and 4 स्टेज। जनरल स्लीप वॉक यानी कि सोमनाब्यूलिज्म, रात को चलना है ना, टूथ नींद में चलना। टूथ ग्राइंडिंग जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रुक्सिज्म, ये जनरली NREM 2 में दिखता है, वही हमको यहाँ पे पूछ रहा है। ब्रक्सिज्म भी करके दे सकता है। टीथ ग्राइंडिंग नॉर्मल वर्ड दिया है, इसके लिए जो मेडिकल वर्ड यूज होता है दैट इज ब्रक्सिज्म। नॉक्टर्नल इन्यूरेसिस है ना, ये बच्चों में देखा जाता है जनरली। NREM, इसके लिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होगा? नॉक्टर्नल इन्यूरेसिस के लिए, इन्यूरेसिस के लिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस और ड्रग ऑफ चॉइस में फ़र्क है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस अगर हो तो उसके लिए हमको बेड अलार्म्स लगाना होगा। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है? बेड अलार्म्स है ना, बेड अलार्म्स। अगर ड्रग ऑफ चॉइस पूछे, ड्रग ऑफ चॉइस पूछे, दिस टू आर डिफरेंट थिंग्स है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस बेड अलार्म्स, और ड्रग ऑफ चॉइस इज जनरली नथिंग बट डेस्मोप्रेसिन, डेस्मोप्रेसिन। सो दैट वी हैव टू रिमेंबर। ये एक एक्स्ट्रा एज पॉइंट, ये जनरली हमको पीडिया में भी पूछ सकता है, मेडिसिन में भी पूछ सकता है। नाइट टेरर, नाइट टेरर किस में देखे जाते हैं? NREM 3 and 4। और अगर यही अगर हमको पूछ दें कि नाइट मेयर्स किस में देखे जाते हैं, सो दैट इज सीन इन REM नॉट NREM। REM में देखे जाते हैं। किस में देखे जाते हैं? REM में देखे जाते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर आवर फिजियोलॉजी का जो CNS का टॉपिक है ना, दिस इज ऑल फॉर इट। अब नेक्स्ट में हम रेस्पिरेटरी